जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज दोस्तों है मंडे 30 जनवरी। आज 3-4 दिनों बाद हम मिल रहे हैं एडिटोरियल के वीडियो में। दोस्तों आज 3 इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल्स गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन से ही संबंधित है। लीड आर्टिकल में हम बात करेंगे नरेगा रिफॉर्म्स के बारे। देखिए 2015 के विंटर सेशन की बात है। आपको शायद याद होगा यूट्यूब पे वीडियोस भी काफ़ी अवेलेबल है, जहां पे एक डिबेट चली थी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में, जहां पे ऑपोजिशन का यह कहना था कि नरेगा को लेके जो फंड एलोकेशन है रूलिंग पार्टी के द्वारा बहुत कम है। अब नरेगा को लेके डिबेट हमेशा चलता आ रहा है। यूपीए के टाइम पे डिबेट ये था कि नरेगा को लॉन्च करा है, क्या ये जो स्कीम है नरेगा की इतनी एफिकेशियस है कि नहीं है, या सरकार के द्वारा यहाँ पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। अब जब कांग्रेस की पार्टी जब ऑपोजिशन में थी तो उन्होंने ये एक्यूज किया बीजेपी को कि भाई आप नरेगा को लेके फंड कम एलोकेट कर रहे हैं, कि नरेगा को फंड ज़्यादा एलोकेट करिए। रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नरेगा एज अ प्रोग्राम बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। नरेगा को लेके उसके प्रोग्राम्स तो काफ़ी आते रहते हैं, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे सजेस्ट करे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ अड़चने ज़रूर आती हैं एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नरेगा इज़ कंसर्न। अब उस वक्त 2015 में तब डिबेट में ये बात मोदी जी ने कही थी कि देखिए आज 60-65 सालों के बाद, चलिए अब तो 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन मैं 2015 की बात कर रहा हूं कि लगभग 70 सालों के बाद भी अगर देश का नौजवान अगर गड्ढे खोद रहा है तो ये दर्शाता है कि नरेगा जो है वो सफलता नहीं बट विफलता का प्रतीक है। अब इसको लेके आज हम डिस्कस करेंगे कि नरेगा को कैसे सुधारा जा सकता है, बिकॉज अगेन पैंडेमिक के टाइम पे ये बात हमारे सामने आई थी कि नरेगा एज अ प्रोग्राम कैन बी वेरी बेनिफिशियल स्पेशली एट द टाइम ऑफ रूरल एंड एग्रेरियन डिस्ट्रेस विच वाज मोर सिवियर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। इसके अलावा 2 और आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सेंसस मैटर्स, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था, और टैक्स ट्रीटमेंट ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन ऑफ द डे जैसे आप जानते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो होगा, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको मैं जरूर बताना चाहता हूं कि जो बच्चे 2024 में अगले साल अपना पहला अटेम्प्ट देंगे, या अगले साल आप जो भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, दूसरा हो तीसरा हो, और यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे पेड कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, चाहे वो PSIR है, GS हो, CSAT, SA, इन सब कोर्सेज का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम अपना UPSC CSE 2024 बैच 1 लॉन्च कर रहे हैं वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले 13 फेब 2023 को, और इनॉग्रल डिस्काउंट है रिपब्लिक 10, तो इस डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। अभी एडमिशंस ओपन है। 13 फेब डेट को मार्क कर लीजिए, 13 फेब को हम अपना ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। Now, census matters, welfare schemes will falter in the absence of accurate population data। ये आर्टिकल नंदिता सैकिया जी ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। देखिए अब सेंसस तो नहीं हुआ, 2021 में सेकेंड वेव आया था, पैंडेमिक के कारण सेंसस डिले हो रहा है। कुछ हफ्ते पहले की बात है, मैंने एक आर्टिकल डिस्कस भी करा था कि सेंसस क्यों होना चाहिए, कि इट्स बिन हाई टाइम दैट सेंसस होना चाहिए। लास्ट सेंसस हमारे पास जो अवेलेबल है वो 2011 का है। सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को जज करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी ऐसी जातियां हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण की रिक्वायरमेंट है, सरकार के द्वारा सहायता की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए सेंसस होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है कि हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन अगेन इसको करने के लिए ये सब अर्थव्यवस्था की स्थिति का हम बेहतर कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेहतर होगी, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन सेंसस को कंडक्ट करने से हमको कौन रोक रहा है? अभी तो कोविड नहीं है। सेंसस डेटा अगर होगा हमारे पास तो हम प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे, हमारी जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी और अच्छे तरीके से। देखिए पॉलिसीज का, नीतियों का, नियम बनाने का, रेगुलेशंस बनाने का, योजनाओं बनाने का मेन पर्पस क्या है? लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना। अब अर्थव्यवस्था की स्थिति भारत में अगर अच्छी हो रही है तो उसका लाभ हर एक नागरिक को होना चाहिए। तो अगर सेंसस हमारे पास होगा तो हम और बेटर तरीके से, बेटर मेथड से हम वो पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिन लोगों तक हमारे सरकार की योजनाओं के बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रशासन को बेहतर करने के लिए, पब्लिक स्कीम्स को बेहतर करने के लिए सेंसस होना बहुत जरूरी है। 3 बहुत बड़े, यहां पे 3 मेजर रीजंस दिए गए हैं इस आर्टिकल में। तीनों रीजंस क्या हैं वो आप अभी नोट डाउन जरूर करना। 3 रीजंस दिए गए हैं कि क्यों सेंसस कंडक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए चैलेंज पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या आ रहा है।
हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि कैसे हम डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर पाए। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट जो है एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता है अगर आपने प्रशासन करना है, स्कीम्स को प्लान करना है, इंप्लीमेंट करना है, लेकिन सेंसस के बिना आप वो नहीं कर पा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल हमको पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि 2015 में अगर एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन को एस्टिमेट लगाना था, आइडेंटिफाई करना था, मेजर करना था, उसके लिए हम डेटा कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डेटा यूज़ कर रहे हैं 2001 से 2011 के बीच के सेंसस का। अब ये तो कोई यहाँ पे बात एडअप नहीं हो रही है, ठीक है। अब आपने 2021 या 2022 में किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना है, आपने ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कितना ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। उसके लिए भी आप 2011 का सेंसस या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 एंड 2011 यूज कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं बनती है, ये चीज एडअप नहीं होती है। बल्कि कोविड के चलते, देखिए महामारी के चलते कितनी सारी तब्दीली आई है हमारी आबादी में। अब फर्टिलिटी रेट्स भी डिक्लाइन कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिसेंटली जो आया था, उसके चलते ये बात भी स्पष्ट करी गई थी कि जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अब 2.1 हो चुका है। आज से 10-12 साल पहले TFR जो रेट था वो ज़्यादा था। कोविड के चलते बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है। अब ये सब डेटा कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब जो डेमोग्राफर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको बहुत चैलेंज आ रहा है कि वो पुराने सेंसस को यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अब बहुत जरूरी है माइग्रेशन की जहां पे बात आती है, तो दूसरा रीजन यहां पे माइग्रेशन पैटर्न का दिया गया है, ठीक है। तो माइग्रेशन की जहां पे बात आती है, प्रवासियों की बात आती है, तो माइग्रेशन पैटर्न भी बहुत तेजी से बदला है, बहुत रैपिडली इवॉल्व हुआ है ना। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर रही है, वैसे वैसे जो माइग्रेशन है विद इन द कंट्री वो भी बदल रही है ना। अब आज के टाइम पे गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं, वो और ज्यादा एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, और उसके चलते अब हम देख रहे हैं कि जो हुलिया है, जो पूरा जो नक्शा है छोटे छोटे शहरों का, बड़े बड़े शहरों का, छोटे टाउन्स का, वो भी बदल रहा है। जॉब पैटर्न्स बदल रहे हैं। गिग इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, खास करके उन नौजवानों के लिए जो कि रूरल एरिया से आके शहरों में रह रहे हैं। तो ये बात तो हम जानते हैं, माइग्रेशन पैटर्न जो है 2023 में वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू 2003 और एज कंपेयर टू 2013। अगेन ये कैप्चर कैसे हो पाएगा अगर हमारे पास सेंसस है। और अगेन फिर बात आती है, हम अपनी देखिए विरासत की बात करते हैं, हम हेट्रोजेनिटी की बात करें, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पे कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं। हमको ये भी तो देखना है ना कि कोई भाषा खतरे में तो नहीं है, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई कल्चर वो कहीं खतरे में तो नहीं है, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन तो नहीं है, ठीक है। अब ये न्यूमरस फेथ्स, लैंग्वेजेस, लोगों के कस्टम्स को कैप्चर करना भी बहुत जरूरी है। ये सब चीजें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NSSO के सर्वे में तो कैप्चर नहीं हो पाती हैं, लेकिन सेंसस में ये सब चीजें एफिशिएंटली कैप्चर हो पाती हैं। तो देखिए, हम बहुत लंबे अरसे से सेंसस कंडक्ट करते आ रहे हैं विदाउट इंटरप्शन, 1881 अंग्रेजों के समय से। हाँ, कुछ चुनौतियां जरूर आई थी असम में 1981 में, और जम्मू कश्मीर में जब वायलेंस बढ़ा था 1991 में, तो ये इंसर्जेंसी के कारण ऐसी चुनौतियां जरूर रही थी असम और कश्मीर में, जहां पे इन राज्यों में सेंसस कंडक्ट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके अलावा और कोई ऐसी बड़ी चुनौती नहीं आई है। चलो, अब महामारी की चुनौती आई थी, लेकिन अब महामारी भी अब नहीं है, अब 2023 आ चुका है। सेंसस कंडक्ट करवाना चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक मैसेज है इस आर्टिकल में जो कि हमारे सामने आ रहा है। तो इस आर्टिकल में क्यों सेंसस होना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस पॉलिसी मेकर्स के लिए आ रहे हैं, ये दो बातें बहुत सेंट्रल इस आर्टिकल में। नाउ नरेगा रिफॉर्म्स की यहां पे बात करेंगे, प्रायोरिटाइज द वर्कर एंड हर ड्यूज। अब देखिए, नरेगा में रिफॉर्म्स की जब बात आती है तो कोई बहुत स्ट्रेंज बात नहीं है। बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ नरेगा में सुधार लेके आने के लिए बातें करी जाती हैं, लेकिन बातें ही रह जाती हैं, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में सुधार नहीं आ पाता। हर एक टाइम यहाँ पे इतिहास गवाह इस बात को लेकर कि जब से नरेगा को इंट्रोड्यूस करा गया है, कभी भी कोई रिफॉर्म की बात आती है वो वहीं पे रह जाती है। एक रिफॉर्म की बात आती है, कोई और क्राइसिस आ जाता है, कोई और अड़चन आ जाती है। वही सिनारियो अभी भी है जो आज से 17-18 साल पहले था। जो गरीब राज्य हैं वो कहते हैं कि भी हमारे पास फंड्स नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा हमारे पास फंड्स नहीं आ रहे हैं, तो हम कैसे फंड्स को डिसबर्स ऑफ करें मजदूरों के बीच में।
ठीक है। जो गरीब राज्य हैं वो कम स्पेंड कर रहे हैं नरेगा फंडिंग में। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए हम तो बजट एलोकेशन को तो बढ़ा रहे हैं। रूलिंग पार्टी का भी कहना है कि बेशक ये प्रोग्राम ऑपोजिशन पार्टी ने अपने टाइम पे जब वो सत्ता में थे तब ये शुरू करा था, लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट होंगे कहेंगे कि नरेगा का कोई काम नहीं है, बिल्कुल बेकार प्रोग्राम है, इसके ऊपर एक पैसा भी ना खर्च करो। और कुछ अर्थशास्त्री होंगे कहेंगे कि नहीं, नरेगा का बहुत लाभ है। पैंडेमिक के टाइम पे नरेगा एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन था लोगों के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, जिसके चलते उनको कुछ पैसे मिल रहे थे। तो ये डिबेट चलता रहता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो मजदूर की जो पगार है, जो उसकी सैलरी है, जो उसकी दिहाड़ी बनती है, वो तो उसके हाथ में आनी चाहिए। 2016 में अब हम डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, है ना, हम यहां पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के चक्कर में और डिजिटाइजेशन के चक्कर में अगर हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि लीकेजेस ना हो इस पूरे सिस्टम में, नरेगा के सिस्टम में, यानी कि जिसके पास पगार जानी चाहिए, जिसके पास पैसे जाने चाहिए, उसको जाने की बजाय किसी और के पास जा रहा है, तो उस चीज को रोकने के लिए हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या इससे जो वर्कर है, जो नरेगा वर्कर है, उसको इस बात का लाभ हो रहा है या उसके लिए सिरदर्दी और बढ़ रही है? बात समझ आई? 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था सरकार को कि देखिए, यह सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि भैया जो पगार है वर्कर्स को वो टाइम पे मिलनी चाहिए। अगर वो इतने दिन रात सर्दी गर्मी में दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और उनको पगार नहीं मिल रहा, तो ये तो फोर्स्ड लेबर हुआ, है ना, ये तो कोई बात नहीं बनी। तो जो प्रोसेस ऑफ वेज पेमेंट्स है, करो, डिजिटाइज करो, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, ये देखो कि वो 4 पैसे किसी और की जेब में नहीं जा रहे। ये बात को लेके हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत स्पष्ट है कि भाई हम बिचौलियों का यहां पे नामो निशान मिटाना चाहते हैं। इस बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिचौलियों का नामो निशान मिटाने के चक्कर में कहीं जो बेचारा मजदूर है, जो गरीब है, उसके पास पैसे ही नहीं आ रहे, तो उस बात का भी क्या फायदा? उसके लिए तो सिरदर्दी बढ़ रही है और ज्यादा ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है। आप ऐसे 7 और फंक्शनरीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, तो वर्कर के लिए सिरदर्दी बढ़ रही है ना। अब अगर हमने क्रेडिट कार्ड लेना है, हमने लोन लेना है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई कैपिटलिस्ट है, उसको तो देखिए वहां पे कोई फॉर्म साइन नहीं करना पड़ता, 2 मिनट में लोन लाखों करोड़ों का मिल जाता है। लेकिन एक गरीब, एक इंसान को, एक नरेगा वर्कर को कितने सारे चक्कर काटने पड़ते हैं अपनी पगार लेने के लिए। तो देखिए, नोडल एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये बात आपको पता हो, MORD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नोडल एजेंसी है। तो उनको इस पेमेंट प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंट बनाओ, ये देखो, जरूर देखो कि कोई पेंडिंग वेज पेमेंट्स तो नहीं है। उसके बाद फोकस करना चाहिए एक्सक्लूजन एरर्स पे। देखिए, अगेन यहां पे बात आती है, जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, पॉलिसी प्लानिंग हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया, इंप्लीमेंटेशन में कमजोरी आती है। जब आप इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो आपका यहां पे ऑब्जेक्टिव होता है कि भी हमने ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, हमने ये इंश्योर करना है, क्योंकि मिडिलमैन यहां पे बीच में इन्वॉल्व तो नहीं है, कि मिडिलमैन की जेब में पैसा तो नहीं जा रहा। उसके लिए सरकार का फोकस होता है कि कैसे हम एक पर्टिकुलर स्कीम को, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को बेटर तरीके से टारगेट कर सकते हैं। अब टारगेट करने के लिए पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा कि सेंसस का होना बहुत जरूरी है, पता तो चले कि इन लोगों को इस पर्टिकुलर योजना का फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, तो ये बात भी सही है। लेकिन इस सब के चक्कर में हम कहीं ऑब्सेस तो नहीं हो जाते हैं, सरकार ऑब्सेस तो नहीं हो जाते कि हमने देखिए बिल्कुल जीरो एरर करना है, हमने ये देखना है कि भाई किसी गलत इंसान के जेब में पैसे ना जाए। लेकिन उस चक्कर में आप जो सही इंसान है, जिसके जेब में पैसे जाने चाहिए थे, तो वो इंसान का आप क्या कर रहे हैं? तो फोकस यहां पे आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं एक्सक्लूजन एरर्स के ऊपर होना चाहिए, इंक्लूजन एरर्स के ऊपर नहीं। यानी कि यहां पे कॉलमनिस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बाद, इतना बजट एलोकेशन होने के बाद, केंद्र सरकार के द्वारा पैसे देने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नरेगा का हिस्सा में है ही नहीं, नरेगा का लाभ उठा ही नहीं पा रहे हैं। उन लोगों का क्या? आप अपने एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि काफी लोग हैं जो कि इस बड़े प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। पॉलिटिकल थॉट्स आपकी कुछ मर्जी हो, नरेगा बेकार है या नहीं है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट गेटिंग एंटाइटलमेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत एविडेंस हमको ये शो करता है कि नरेगा तो बहुत वेल टारगेटेड जरूर है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, गरीब लोगों का बहुत भला हो रहा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट फैमिलीज में से हो, शेड्यूल ट्राइब्स फैमिलीज में से हो, लेकिन फिर भी हमेशा देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, है ना, हमेशा सुधार का कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट रहता ही है।
फॉर इंस्टेंस जैसे पंचायत, ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे जो अगर हम रोजगार की बात करें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब फैमिलीज की, वो बहुत कम है, लोअर दैन देयर प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर हम प्रोग्राम को बेटर तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों को नरेगा के ब्रैकेट में लेके आना भी जरूरी है। तो हमको अपना जो नजरिया है ना इस प्रोग्राम को रन करने का, वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमको ये प्रोग्राम को इस तरीके से चलाना पड़ेगा कि ये डिमांड बेस्ड प्रोग्राम हो, ना कि केवल एक स्कीम रह के बच जाए। अब यहां पे देखिए, अब एक बात को तो यहां पे हमको समझना जरूरी है कि कुछ ना कुछ तो लूपहोल यहां पे आ रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी आ रही है। अगर इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और डिजिटाइजेशन के ऊपर अगर एम्फेसिस है, फिर भी राज्य सरकार ये बात क्यों कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है नरेगा वर्कर्स को देने के लिए? क्यों राज्य सरकारें इस प्रोग्राम का पूरा फुल पोटेंशियल नहीं उठा पा रहे हैं? जब प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट नरेगा को लेकर सीरियस है, हर साल बजट में एलोकेशन भी बढ़ाया जा रहा है, फिर भी इस बात का पूरा फायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा है ना? जो पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, मोस्टली वो पुअर स्टेट्स होती हैं, उनका बार बार ये कहना होता है कि जी हमको तो नरेगा का कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारे पास फंड्स नहीं आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? अब यहां पे एक एग्जाम्पल दिया गया है बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट का। तो देखिए 2013 में आपको शायद याद होगा, उस वक्त नरेगा का जो डिमांड था, नरेगा के चलते डिमांड काफी कम हो गया था। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD ने, जो नोडल एजेंसी है नरेगा के लिए, उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था, काम मांगो अभियान, काम मांगो योजना, यानी कि आस्क फॉर वर्क। ठीक है, अब ये प्रोग्राम उन्होंने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रन किया था 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इन 6 स्टेट्स, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, है ना? अगर देखिए आप यहाँ पे अगर आंकड़े बता रहे थे कि नरेगा के चलते डिमांड कम हो रहा है, तो MORD ने कहा कि चलो हम ये प्रोग्राम चला के देखते हैं कि जिसको काम चाहिए वो हमसे काम ले, वो नरेगा में एनरोल हो। ठीक है, तो यहां पे क्या पाया गया था? ये पाया गया था कि लगभग 53,000 वर्कर्स दे वर डिमांडिंग वर्क। कहां पे? कटिहार में। कटिहार डिस्ट्रिक्ट क्या है? कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। अब अगर इस तरह के प्रोग्राम्स हम और टाइम टू टाइम रन करते रहें, बिकॉज अभी आपको मैंने बताया इस प्रोग्राम का नजरिया क्या होना चाहिए, नरेगा को रन करने का नजरिया होना चाहिए डिमांड बेस्ड लॉ, ना कि केवल एक स्कीम की तरह। तो देखें तो सही ना, इस तरह के प्रोग्राम्स अभी भी लॉन्च किए जा सकते हैं। देखो तो सही कि भाई कैसे, कितने लोग हैं जो नरेगा का काम चाह रहे हैं। इससे जो एक्सक्लूजन एरर्स हैं वो भी यहां पे एड्रेस की जा सकती हैं। काफी लोगों को नरेगा का फायदा नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा। अब उसको सुधारने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स आप रन करें। ये बात को नोट करते रहिए, नरेगा को लेकर, नरेगा रिफॉर्म्स को लेकर कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, ये सब पॉइंट्स आपके काम के होंगे। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है, पब्लिक को एंगेज करना, ये थोड़ा पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाना फॉर इनिशिएटिंग रिफॉर्म्स। कोई भी सुधार लेके आना है, कोई भी कानून बनाना है, देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून था, राइट टू एजुकेशन का कानून था, नरेगा का कानून है। देखिए कोई भी कानून हो ना, किसी भी कानून में सुधार लेके आना है, लोगों को इन्वॉल्व करो, लोगों की सुनो। लोग क्या कहना चाहते हैं, कानून किसके लिए बनाया जा रहा है? लोगों के लिए बनाया जा रहा है ना? अब बेशक नरेगा का कानून गरीब लोगों के लिए बनाया जा रहा है। अब वो उनके व्यूज, शायद वो अपने व्यूज नहीं प्रकट कर पाएंगे, लेकिन सिविल सोसाइटी को अपने व्यूज प्रकट करने का मौका दिया जाना चाहिए, है ना? अब ये तो नहीं कह सकते कि नरेगा बिल्कुल बेकार कानून था, कुछ ना कुछ तो फायदा लोगों को हुआ है नरेगा के चलते। तो यहां पे लोगों को इन्वॉल्व करना, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना, क्या उनके सुझाव हैं, और उन सुझावों को, उनके व्यूज को पार्लियामेंट में सामने लेके आना, स्टेट लेजिस्लेचर्स में, विधानसभा में लेके आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी एक मैसेज यहां पे सामने हमारे रखा गया है। तो केवल ये कहना कि देखिए हम ज्यादा सेंट्रलाइजेशन करना किसी भी स्कीम को लेके अच्छी बात नहीं है, है ना? आप एक, अब ये जो अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच है, ये अप्रोच काम नहीं करने वाली है ना? आपको थोड़ा डाउन अप अप्रोच, यानी कि बॉटम्स अप अप्रोच से काम करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन लेके आना पड़ेगा। अब चाहे आप एसेट्स को जियो टैग कर रहे हैं, चाहे आप वर्कर्स की अटेंडेंस को डिजिटाइज कर रहे हैं, ठीक है, अब चाहे आपने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करा है, लेकिन इसके चलते क्या हो रहा है, वर्कर्स को मुसीबत आ रही है। कानून का फायदा क्या होना चाहिए? कानून का फायदा होना चाहिए कि लोग इजीली चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, डिग्निटी के साथ और ईज के साथ। तो रिफॉर्म्स नरेगा में ऐसे लेके आए जहां पे जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका फोकस है, वो नरेगा वर्कर्स होने चाहिए, कि कैसे उनको ईज के साथ और डिग्निटी के साथ जो भी उनकी इंटाइटलमेंट है लेजिटिमेट तरीके से उनको मिल सके। उनको हाथ जोड़ के किसी दफ्तर में नहीं जाना चाहिए कि जी हमारे पैसे रह गए हैं, 6 महीने से हमको हमारी पगार नहीं मिली है। ये काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो नरेगा के कानून का फिर कोई भी फायदा नहीं होगा। लास्ट आर्टिकल, यहां पे हम बात करेंगे तंबाकू प्रोडक्ट्स के बारे। देखिए बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सेहत के लिए तो अच्छी बात नहीं है।
एक छोटे बच्चे को भी इस बात के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी चलो, हम लोगों की अपनी चॉइसेस होती हैं, हम लोगों के अपने इंडिविजुअल कंजम्पशन पैटर्न्स होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इन तरह की चीज़ों से जितना दूर रहा जा सके उतनी अच्छी बात है ना। अपनी हेल्दी लाइफ लीड करना भी बहुत ज़रूरी है। अब एडम स्मिथ, फादर ऑफ कैपिटलिज्म हम कह सकते हैं, उन्होंने अब कैपिटलिज्म को लेकर काफ़ी सारी बातें भी लिखी थी। उनका जो फेमस एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें उन्होंने ये कहा था कि देखिए, चीनी है, शराब है, तंबाकू है, ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए नेसेसरी तो नहीं है ना। ये तो नहीं है कि इनको आप खाए पिए बिना ज़िंदगी में रह नहीं सकते हैं। अब डॉक्टर तो नहीं कहता कि आप रोज़ शाम को जाके एक बोतल ख़त्म करिए, या डॉक्टर तो आपको नहीं कहेगा कि आप रोज़ जाके एक पैकेट सिगरेट का ख़त्म करें, यानी कि आप इनके बिना भी ज़िंदगी में गुजारा कर सकते हैं। और इसके चलते एडम स्मिथ ने भी कहा था कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, इन पदार्थों के ऊपर जो टैक्स है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब भारत में रिसर्च टाइम टू टाइम जो करी गई है इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए कि टैक्सेशन ट्रेंड्स क्या हैं एज फार एज ऑन द टोबैको प्रोडक्ट्स इज कंसर्न, तो ट्रेंड्स ये बताते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कम टैक्स लेवाई किया जा रहा है सिगरेट्स या टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। स्पेसिफिकली टोबैको टैक्सेस इंक्रीज नहीं हुए हैं बल्कि कम हुए हैं। कॉलमनिस्ट का यह कहना है, हो सकता है कि सिगरेट आज से 15 साल पहले 6 रुपए की थी, हो सकता है कि आज सिगरेट 20 या 22 रुपए की है, लेकिन कॉलमनिस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि टोबैको टैक्सेस प्रोपोर्शनेटली राइज नहीं हुए हैं इवन आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे भी व्यूज दो तरह के आते हैं। अब यहां पे हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में कोई ऐसा आर्टिकल आए जहां पे लोग बोलें, कॉलमनिस्ट के अपने व्यूज होते हैं, कहें कि देखिए, टैक्स बढ़ाने से कोई सोल्यूशन नहीं है, टैक्स जितना मर्जी बढ़ाएंगे, जिसने सिगरेट पीनी है, जिसने शराब पीना है, वो तो पी के रहेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगेन यहाँ पे कॉलमनिस्ट क्या कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे टेक्निकली इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज किया है और कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे टैक्स प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो रहा टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, और अगर टैक्स और बढ़ाया जा सके तो ऑब्वियसली लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, आप सिगरेट चलो 20-22 रुपए की हो सकती है, लेकिन बीड़ी इतनी महंगी नहीं होती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट नहीं पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। अब बीड़ी भी उतनी ही ज्यादा आपकी सेहत के लिए हार्मफुल है जितनी सिगरेट है या जितना तंबाकू है ना। अब यहां पे आंकड़े देखते हैं, 2017 में जो इकोनॉमिक बर्डन था और जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस थे तंबाकू के उत्पादन से, कंजम्पशन से, या सेकेंड हैंड यानी कि पैसिव स्मोकिंग से, उसका कितना अमाउंट था, 2340 बिलियन, यानी कि लगभग 1.5% ऑफ जीडीपी। और हमारा भारत का जो एवरेज एनुअल टोबैको टैक्स रेवेन्यू था वो कितना था, 537 बिलियन। अब अगर इस तरीके से टोबैको की अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ती रहेगी तो इसका इंपैक्ट हमारी वर्कफोर्स के ऊपर भी होगा। हम अपने वर्कफोर्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर वर्कफोर्स हेल्दी है तो इकॉनमी भी हेल्दी है, नहीं तो जीडीपी ग्रोथ का क्या फायदा अगर हमारी वर्कफोर्स ही हेल्दी नहीं है। देखिए, आज के टाइम पे कितनी यंग एज में लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, डेथ्स हो रही हैं, हार्ट स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें लाइफस्टाइल का भी कारण आ जाता है कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा शराब पीना, सिगरेट पीना, ये भी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। अब टोबैको यूज़, मैंने आपको बोला कि बच्चा बच्चा जानता है तंबाकू के बुरे इफेक्ट्स के बारे। टोबैको यूज इज ऑल्सो द कॉज फॉर नियरली 3500 डेथ्स इन इंडिया एवरी डे, नॉट एवरी ईयर बट एवरी डे। 3500 इंटू 365 आप मल्टीप्लाई करके देखें तो ये डेफिनेटली हमारे रिच ह्यूमन कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति को भी डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था का क्या फायदा अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल ही ना बचे। तो देखिए, यहां पे बहुत बड़ा एक गैप आ रहा है टैक्सेशन बिटवीन टोबैको प्रोडक्ट्स में। अब सिगरेट्स, हो सकता है कि 100 में से 15 लोग सिगरेट पीते हो, लेकिन बाकी 85 लोग क्या पी रहे हैं, बाकी 85 लोग जो है वो बीड़ी पी रहे हैं या तंबाकू च्यू कर रहे हैं, तो उससे भी तो सेहत को नुकसान है ना। अब बीड़ी और तंबाकू के ऊपर टैक्स बहुत कम लगाए जाते हैं, तो कॉलमनिस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि टैक्सेस को कंसिस्टेंट रखें, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो बड़ी सिगरेट है, चाहे वो छोटी सिगरेट है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो तंबाकू है, बिकॉज टोबैको प्रोडक्ट्स का जो इंपैक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। अब जो शेयर ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है टोटल टोबैको टैक्सेस में, ये बहुत डिक्रीज हुआ है प्री जीएसटी टू पोस्ट जीएसटी। अगर हम सिगरेट्स की बात करें तो जो शेयर ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था वो प्री जीएसटी कितना था, 54%, अब पोस्ट जीएसटी कितना हो चुका है, 8%। बीडीज की बात करें, प्री जीएसटी कितना शेयर ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, 17%, अब कितना हो चुका है, 1%। तो ये कम हो, ये उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया है। अब देखिए, जो जीएसटी रेट्स हैं कुछ ऐसे स्मोकलेस टोबैको इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, जैसे तंबाकू लीव्स हैं, तेंदू लीव्स हैं, ठीक है, बेतल के लीव्स हैं, ये इनके ऊपर 0 या 5 से 18% के बीच में जीएसटी लेवाई होता है।
तो सुझाव ये दिया गया है कि चाहे बीड़ी है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो सिगरेट है या कोई भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट है, अगर उन सब के ऊपर हम एक स्टैंडर्ड 28% जीएसटी लिवाई करें तो सही रहेगा। ये एक अच्छा मैसेज भी जनरेट करेगा, एक राइट पब्लिक हेल्थ मैसेज जनरेट करेगा। देखिए सारे के सारे तंबाकू प्रोडक्ट्स का उत्पादन करना, का कंजम्पशन करना अच्छी बात नहीं है। आप देखिए जहां तक स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स की बात आती है, उनको दे आर टैक्स्ड वेरी इनइफेक्टिवली बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल रिटेल पैक साइज। अब अगर हम तंबाकू की बात करें, वो जो पैकिंग में जो आप लेते हैं, जो सेल किए जाते हैं, वो 1 या 2 ग्राम की पैकिंग होती है। सुझाव ये दिया गया है कि चलो तंबाकू जो अब स्मोकलेस टोबैको जो है, अगर आपने उसकी सेल करनी भी है, दुकानों में आपने स्टॉल्स लगाने भी हैं स्मोकलेस टोबैको के, तो उसकी जो पैकिंग का साइज है वो 50 ग्राम से 100 ग्राम्स में कर दीजिए। और यहाँ पे अगर पैकिंग बड़ी होगी तो उसके ऊपर टैक्स भी लिवाई किया जा सकता है, और साथ के साथ वहाँ पे वार्निंग्स भी लगाई जा सकती हैं। जैसे सिगरेट की डब्बे के ऊपर वार्निंग लगाई जाती है, किसी ना किसी इंसान की फोटो होती है, ठीक है, कि भाई देखिए सिगरेट के बाद आपका क्या हाल होता है। अक्सर मूवीज शुरू होने से पहले भी सिनेमाघरों में आप देखते होंगे ये एड्स आती रहती हैं, कि जहाँ पे कोई इंसान है वो बहुत खांस रहा होता है, उसकी बहुत तबीयत खराब होती है, और ये मैसेज देने के लिए कि सिगरेट कंजम्पशन के क्या बुरे इंपैक्ट्स होते हैं। तो इस तरह की इस तरह का मैसेज जो है, इस तरह की जो इमेज है, रिप्रेजेंटेशन इमेज है, वो बड़ी पैकिंग के ऊपर लगाई जा सकती है, ठीक है, जो ग्राफिक हेल्थ वार्निंग्स कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जीएसटी करंटली एग्जेम्प्ट करता है स्मॉल बिजनेसेस को जिनका जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर है, वो 40 लाख से भी कम है। बहुत सारे जो स्मोकलेस टोबैको या बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिसके चलते जो टैक्स बेस है उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर वो कम हो जाता है, ठीक है। अब ये एग्जेम्पशंस क्यों है? ताकि छोटे बिजनेसेस को, एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन पब्लिक हेल्थ हैज टू बी मच बिगर दैन दीज एग्जेम्पशंस। लेकिन पब्लिक हेल्थ रैशनल क्या रिक्वायर करता है कि भाई ऐसे बिजनेसेस को ये कंसेशंस ना एक्सटेंड करें जो कि किसी भी किस्म के तंबाकू प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। अब यहां पे स्टेट्स की ऑटोनॉमी की भी बात आती है। देखिए जीएसटी से पहले टैक्सिंग टोबैको वाज अ वे फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स कि कैसे वो अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। जीएसटी के बाद स्टेट्स की जो टैक्सेशन लिवाइंग पावर है वो कम हो चुकी है। फॉर एग्जांपल राजस्थान के पास 65% वैट था ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, ये पावर थी राजस्थान की सरकार के पास। लेकिन जीएसटी के बाद राज्य सरकारें टैक्सेस रेज नहीं कर सकते तंबाकू के ऊपर, ठीक है, तो उनकी जो एबिलिटी है वो रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके वो भी कम हो रही है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस द कंट्री। दैट इज ऑब्वियसली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस द कंट्री, व्हिच इज वेरी गुड, बट व्हाट इज आल्सो रिक्वायर्ड इज a uniform tax across all the tobacco products, and if possible that should be at 28%, keeping in mind the public health. Now I have a question for you. Question of the day is, despite having immense potential for rural economy, NREGA remains an underperformer. Comment, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द एफिकेसी ऑफ नरेगा। 250 वर्ड में आपने आंसर करना है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसको पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आंसर्स पोस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगेन आपको अभी लग रहा है कि प्रीलिम्स पास में है तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप तैयारी कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, बट प्रैक्टिसिंग 1 क्वेश्चन पर डे इज नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद मीन्स तो हमने देना ही है। तो एक क्वेश्चन अगर आप 10 मिनट में, 8 मिनट में कर भी रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आगे आपकी मर्जी है, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते हैं। चाहें तो इस आंसर को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। यदि इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। शाम को 6 बजे मॉडल आंसर यहाँ पे पिन किया जाता है अलॉन्ग विद द बेस्ट आंसर। और जाने से पहले दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ, वो ये है, क्योंकि अभी पीछे रिपब्लिक डे निकला है, तो दोस्तों ये एक कूपन कोड है 10%, जो कि कल तक वैलिड रहेगा, 31 जान तक वैलिड रहेगा हमारे सारे ही कोर्सेज के ऊपर। 10% एडिशनल डिस्काउंट है। कोड क्या है? रिपब्लिक 74 इज द कोड। इसको आप अगर लिवाई करेंगे, इस कोड को अगर आप अप्लाई करेंगे, हमारे सभी कोर्सेज पे आपको 10% ऑफ मिलेगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। चलिए मिलेंगे कल और हम अपने एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।